न्यू मैक्सिको की एक माँ एक गुरुवार काम पर जाती है, लेकिन अंदर तक कभी नहीं पहुंचती। उसकी सारी चीजें घर में है लेकिन वो यहाँ नहीं है। वो आमतौर पे बिना फोन किए और अपना पर्स फोन छोड़े नहीं जाती। वो गायब हो जाती है, अपनी कार, चाबियां, दवाइयां और दोनों मोबाइल फोन पीछे छोड़कर। मुझे नहीं लगता वो अपनी मर्जी से गई है। कुछ महीनों बाद उसके अवशेष एक सुनसान संघीय जमीन पर मिलते हैं, जहां एक निजी जासूस को सबूतों का खजाना तब मिलता है जब आधिकारिक अपराध स्थल बंद हो चुका होता है। मुझे लगता है कि जब लोगों को एक के बाद एक चीजें मिलने लगी तो हर कोई हैरान रह गया था। और जल्द ही उसका कार्यस्थल जांच के केंद्र में आ जाता है। कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी हमें जानकारी नहीं थी। ये स्कैंडल लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत है। मैं सियरा गिलेस्पी। न्यू मैक्सिको की लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी में अमेरिका की सबसे गोपनीय, खासकर परमाणु संबंधी जानकारी रखी जाती है, जिन तक सिर्फ सबसे ऊंची सुरक्षा मंजूरी वाले लोग पहुंच सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार मेलिसा कैसिलिस को उस जानकारी तक पहुंच नहीं थी। असल में उनकी सुरक्षा मंजूरी पहले ही घटा दी गई थी, अगर यूं कहें तो। फिर भी साजिश के सिद्धांत चलते रहते हैं। शायद इसके पीछे वजह भी है, क्योंकि जब मेलिसा कैसिलिस 26 जून 2025 को लैब गई तो वो काम पर नहीं गई थीं। इसके बजाय वो गायब हो गईं। महीनों तक कोई जवाब नहीं मिला, जब तक कि उनके अवशेष संघीय जमीन पर नहीं मिले। और तभी साजिशों ने सच में जोर पकड़ लिया। मेलिसा उस एकांत संपत्ति तक अकेले कैसे पहुंची? उनके दोनों मोबाइल फोन पूरी तरह से क्यों साफ कर दिए गए और उन्हें हार्ड फैक्ट्री रीसेट क्यों किया गया? ये कैसे संभव है? अनुभवी जासूसों ने घटनास्थल पर कई अहम सबूत नजरअंदाज किए। मौत का कारण क्या है? और सबसे बड़ी बात, क्या मेलिसा की मौत का संबंध अन्य हाई प्रोफाइल वैज्ञानिकों की गुमशुदगी से है? कुछ हो रहा था जिसकी हमें जानकारी नहीं थी। सांता फे, न्यू मैक्सिको से 35 मील उत्तर पश्चिम में लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी है। 1943 में स्थापित ये लैब पजारिटो पठार के ऊपर स्थित है, जो किसी भी भीड़-भाड़ वाले शहर या ट्रैफिक वाले इलाकों से दूर है। असल में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1940 के दशक की शुरुआत में इस जगह को इसकी एकांतता के कारण ही चुना था, ताकि मैनहट्टन प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए एक आदर्श स्थान मिल सके। तब से लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी, या संक्षेप में LANL, अमेरिकी इतिहास के कुछ सबसे चर्चित रहस्यों का ठिकाना रही है, जिनमें से ज्यादातर इतने टॉप सीक्रेट हैं कि हमें आम जनता को उनके बारे में पता भी नहीं है। न्यू मैक्सिको की आम तौर पर ऐसी ही पहचान है। एटम बॉम्ब की कल्पना से लेकर 1947 की रॉसवेल घटना तक, जिसने एलियन साजिश सिद्धांतों को जन्म दिया। जब मैं यूएफओ फाइल्स देख रही थी तो आप देख सकते हैं कि लॉस एलमोस का खूब जिक्र आता है, क्योंकि मैं कहूंगी 1940 के दशक में, 1950 के दशक में देखे जाने की कई रिपोर्टें लॉस एलमोस, एल्ब्यूकर्की, न्यू मैक्सिको इलाके से आ रही थी। और उन्हें सिर्फ आम लोग ही नहीं देख रहे थे, उन्हें लॉस एलमोस में काम करने वाले लोग देख रहे थे, जिनका, आप जानती हैं, इस तरह की चीजों में गहरा अनुभव था, शानदार शिक्षा थी। आप जानती हैं, वे वायुसेना में काम करते थे, वे रक्षा विभाग में काम करते थे। तो मैं कहूंगी हाँ, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध सम्मानित जगह है जहां बहुत सारे सरकारी राज छुपे हुए हैं। और इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वे हमें सब कुछ नहीं बता रहे? क्या मेलिसा कैसिलियस के केस में कोई राज छुपा है? 2025 में 53 वर्षीय मेलिसा अपने पति मार्क और उनकी बेटी सियरा के साथ रैंचो डे टाउस, न्यू मैक्सिको में रहती थीं। मेलिसा और मार्क दोनों लैनल में काम करते थे और रोज घर से लॉस एलमोस की लैब तक आते जाते थे। स्पष्ट कर दूं, मेलिसा कोई वैज्ञानिक नहीं थी, बल्कि एक प्रशासनिक सहायक थीं। ये हैं उनके परिवार के वकील डेविड एडम्स। वो लैब में एक प्रशासनिक सहायक के रूप में काम करती थी। आप जानते हैं, उनका वैज्ञानिक के रूप में कोई रोल नहीं था। उनकी क्लियरेंस सीमित थी, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि उन्हें क्या पहुंच थी। लॉरेन कॉनलन के अनुसार, जो LA मैक की रिपोर्टर हैं और जिन्होंने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी, मेलिसा ने हाल ही में लैब में अपनी कुछ क्लियरेंस खो दी थी। वो लॉस एलमोस में एक प्रशासनिक सहायक थी और बताया गया है कि उन्हें काम पर कुछ समस्याएं हो रही थी। मुझे नहीं पता क्या समस्याएं थीं, पर किसी कारण उनकी क्लियरेंस एक समय छिन गई थी।
मुझे नहीं लगता कि उनका परिवार इसे गोपनीय जानकारी से जोड़ रहा है क्योंकि उनकी क्लियरेंस छिन गई थी। हालांकि वे किसी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कई तरह की चीजें हो सकती हैं। मेरा मतलब है वो जिम्मेदार थी, आप जानते हैं, मीटिंग सेट करने के लिए, दस्तावेज तैयार करने के लिए और उन्हें सही लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जिन परिवार वालों से मैंने बात की, उन्हें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैं कहूंगी, आप जानते हैं मेलिसा, या कम से कम उनके फेसबुक के अनुसार शिकार की बहुत शौकीन थी। मुझे लगता है कि मेलिसा और उनके पति का कभी यूट्यूब चैनल और एक बिजनेस था जिसमें वे अपनी शिकार यात्राएं साझा करते थे। मैंने बैकग्राउंड चेक किया और कई पीओ बॉक्स देखकर हैरान हुई, लेकिन गहराई से पता चला कि मेलिसा के पास सच में कुछ बिजनेस थे। ये बात आगे फिर से सामने आएगी, मेलिसा और मार्क का शिकार के प्रति जुनून। लेकिन ये कहना जरूरी है कि ये साफ नहीं है कि मेलिसा को लैब के अंदर असल में किस चीज की पहुंच थी। ये भी स्पष्ट नहीं क्यों उनकी क्लियरेंस वापस ली गई। जो बात हमें पक्के तौर पर पता है वो ये है कि गुरुवार 26 जून 2025 को मेलिसा हमेशा की तरह लैब में काम पर पहुंची थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो अंदर नहीं गई। द गार्जियन के अनुसार मेलिसा और मार्क रोजाना की तरह घर से लैब साथ कार में गए। सुबह 6:15 बजे मेलिसा ने मार्क को उतारा और बताया कि आज उन्हें कैंपस के दूसरे हिस्से में काम है। लेकिन उस इलाके में जाने के बजाय मेलिसा वापस मुड़ी और 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक गाड़ी चलाकर घर लौट गई। उनकी बेटी सियरा ने बताया कि सुबह करीब 7:45 बजे मेलिसा को देखा था। जब सियरा ने अपनी माँ से पूछा कि वो घर पर क्यों है, तो मेलिसा ने कहा कि वो अपना वर्क बैज भूल गई हैं। लेकिन सिर्फ यही बात पूरी तरह से सही नहीं लगती। मैंने लॉस एलमोस में एक कर्मचारी से भी बात की, पूरी बात, कि मेलिसा अपना बैज भूल गई थी, इसलिए वो वापस घर चली गई। इस कर्मचारी ने कहा, मैंने भी पहले कई बार अपना बैज भूल गया हूँ। आप बस सिक्योरिटी के पास जाते हैं और एक अस्थायी बैज ले लेते हैं। तो कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। मेलिसा दोपहर 1 बजे सियरा के ऑफिस में बेटी को लंच में सैंडविच देने जाती हैं। द गार्जियन के अनुसार सियरा ने कहा कि मेलिसा शांत और सामान्य थीं। बाद में सियरा ने डेटलाइन को बताया कि वो थोड़ी ज्यादा शांत थीं, लेकिन इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। करीब 1 घंटे बाद दोपहर 2:18 पर एक पारिवारिक मित्र ने बताया कि उन्होंने मेलिसा को न्यू मैक्सिको स्टेट हाईवे 518 पर अकेले चलते देखा। वो एक बैकपैक लेकर पूर्व की ओर जा रही थीं। काम खत्म होने पर मार्क लैब में मेलिसा का इंतजार करते हैं, लेकिन वो नहीं आती। फिर एक सहकर्मी उन्हें घर छोड़ देता है, जहां वो करीब 5 बजे पहुंचते हैं। घर पर लगभग सब कुछ अपनी जगह पर ही था। मेलिसा की कार ड्राइववे में खड़ी थी, उसके दोनों मोबाइल फोन अंदर हैं, साथ में उसका पर्स, पहचान पत्र, वॉलेट और रोज की दवाइयां भी हैं। सब कुछ अपनी जगह पर है, बस एक चीज छोड़कर, मेलिसा गायब हो गई है। तभी मार्क पुलिस को मेलिसा की गुमशुदगी की रिपोर्ट करता है। हम अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हमने आज दिन भर उनसे कोई खबर नहीं सुनी। आखिरी बार मैंने सुबह और बेटी ने उन्हें करीब 1 बजे देखा था। उनकी सारी चीजें घर पर है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। वो ऐसी नहीं है कि घर पर खबर ना करे और अपना पर्स व फोन साथ ना ले जाए। करीब से देखने पर पता चला कि मेलिसा के दोनों फोन पूरी तरह से रीसेट कर दिए गए थे, जैसे फैक्ट्री सेटिंग्स पर वापस आ गए हों। ऐसा लगता है कि उसका फोन, मेरी बेटी कहती है कि ऐसा लगता है जैसे उसे रीसेट कर दिया गया हो। लेकिन आप जानते हैं, हमने घर में और अपनी पूरी प्रॉपर्टी पर हर जगह तलाश की। हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जिस कार में वो थी वो घर पर पार्क थी, चाबियां यही थी और घर बंद था। सब कुछ यही था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो सही सलामत घर आई थी, कार यार्ड में पार्क थी, चाबियां किचन की टेबल पर थी। उसका नाम क्या है? मैं मेलिसा कसियास हूँ। और हमने अस्पताल में फोन किया ये देखने के लिए, क्योंकि मेरा मतलब है, आप जानते हैं, अगर वहाँ कोई नहीं है, वहाँ कोई भी नहीं है, आप जानते हैं, बिल्कुल भी ऐसा, क्योंकि हमने सोचा शायद अगर उसके साथ कुछ हुआ हो और उसकी सारी चीजें यहाँ हैं, तो कोई भी उसकी पहचान नहीं कर पाएगा। और आपने बस कहा कि वो सिर्फ फोन लेकर गई थी? उसने कुछ नहीं लिया, फोन और सारी चीजें यहीं छोड़ गई, जबकि वो हमेशा सब साथ ले जाती थी। मेरी बेटी उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी और वे हमेशा एक दूसरे को ट्रैक करती हैं, लेकिन उसका फोन पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। समझ नहीं आता वो अपने फोन से सारी तस्वीरें और सारी जानकारी कभी डिलीट नहीं करती। इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो कुछ भी समझ में नहीं आता।
अगर मेलिसा अपनी मर्जी से कहीं जा रही थी तो वो अपनी जरूरी चीजें जैसे अपना आईडी और वॉलेट क्यों छोड़ जाती? और उसकी बहुत जरूरी दवा की तो बात ही छोड़िए। शुरुआत में बताया गया था कि मेलिसा अपनी थायराइड की दवा, कर्लिंग आयरन और टूथब्रश लेकर गई थी। मैं थायराइड की दवा लेती हूँ, मैं सिंथ्रोइड लेती हूँ। मैंने ये पहले भी कहा है, मुझे जिंदा रहने के लिए इसकी जरूरत है। अगर मैं एक स्वस्थ जीवन जीना चाहती हूँ तो मुझे इसकी जरूरत है। तो फिर आप इसे क्यों लेंगी जब आप खुद की जान लेने का सोच रही थी? कुछ तो चल रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए लेकिन मेलिसा नहीं मिली। उसके परिवार, पति मार्क और बेटी सिएरा एनबीसी के डेटलाइन को दिए इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्हें लगता है मेलिसा खुद चली गई थी। लेकिन मेलिसा के पिता और भाई बहनों की प्रतिक्रिया अलग है। उसके पति ने फेसबुक पर एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता है कि वो खुद ही चली गई थी। और मैंने एक पल के लिए उसी बात को मान लिया, सोचते हुए कि ठीक है, मैं पति का सम्मान करूंगी, मैं परिवार का सम्मान करूंगी। लेकिन इस बीच मेलिसा की माँ, उसके पिता, उसकी बहन, उसकी भतीजी, वे नहीं मानते कि वो खुद ही चली गई थी। उन्हें नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी वजह हो सकती है जिससे वो अपनी बेटी को छोड़ दे। वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, है ना? मेलिसा को माँ होना बहुत पसंद था। वो एक शानदार माँ थी। जैसे ही परिवार इस बात पर असहमत है कि मेलिसा के साथ क्या हो सकता था, आम जनता इस मामले को अन्य लापता वैज्ञानिकों के मामलों से जोड़ने से खुद को रोक नहीं पा रही है। 10 लापता वैज्ञानिक जिन्हें गोपनीय चीजों तक पहुंच थी। ये महीनों से राष्ट्रीय खबरों में बना हुआ है। अब ये संख्या 1 दर्जन से ज्यादा हो गई है। लोग लापता या मारे जा चुके हैं और ये सभी रक्षा, परमाणु अनुसंधान व अंतरिक्ष से जुड़े थे। अप्रैल में हाउस ओवरसाइट कमेटी ने आधिकारिक रूप से एफबीआई से जानकारी की मांग की। ये जानना चाहा कि क्या इन सभी मामलों के बीच कोई असली संबंध है। और इसी के साथ ऑनलाइन षड्यंत्र सिद्धांतों ने जोर पकड़ लिया है, यूएफओ को छुपाने से लेकर विदेशी खुफिया जासूसी और रूस या चीन की ओर से सुनियोजित हमले तक। हालांकि इनमें से कुछ भी साबित नहीं हुआ, फिर भी सवाल है, क्या मेलिसा की गुमशुदगी का संबंध अन्य लापता वैज्ञानिकों से है? ना कहना मुश्किल है क्योंकि इनमें समानताएं हैं। मेरा मतलब है न्यू मैक्सिको राज्य खुद ही, मैं कहूंगी, यहाँ एक बड़ी समानता है। और ये तथ्य कि आप जानती हैं, एक और कर्मचारी भी थे जो खास तौर पर लापता हो गए थे। वो लॉस एलमोस से रिटायर हो चुके थे लेकिन वो लापता हो गए। मेलिसा लापता हो गई। जनरल नील मैकेसलिन, उनका रक्षा विभाग से संबंध था और वो वहां काम करते थे। वो न्यू मैक्सिको में लापता हो गए। मैं और उदाहरण भी दे सकती हूँ। ये बस ऐसा है कि मुझे यहाँ थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस से सुना था और ये मैकेसलिन से संबंधित है। ये मैंने शुक्रवार को सुना था, उन्होंने मुझसे कहा। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है जो जनरल मैकेसलिन का किसी और लापता वैज्ञानिक से जुड़ाव साबित करता हो। और मैंने कहा, आप इस बारे में बहुत निश्चित लग रहे हैं। क्या आपने दूसरी एजेंसियों से बात की है? क्या आप जानती है क्या चल रहा है? मैंने पूछा, क्या आपने लॉस एंजलिस, लॉस एलमोस की एजेंसियों से बात की? जवाब मिला, हाँ, हमने दूसरी एजेंसियों से बात की है और फिलहाल हमें कोई संबंध नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन वे इस बारे में बात नहीं करेंगे। परिवार के वकील डेविड एडम्स की राय थोड़ी अलग है। मेरी राय में शुरू में इसमें शामिल होने से पहले मैंने नहीं देखा था कि इसमें इतने लोग शामिल हैं। देश भर के वैज्ञानिकों या लैब्स में काम कर चुके लोगों की सूची में इसका मजबूत संबंध दिखता था। कई लोग गायब हो रहे हैं और इसका इस मामले पर बड़ा असर पड़ा क्योंकि वो नेशनल लैब्स के लिए काम करती थी। लेकिन जब मैंने गहराई से जानकारी ली तो मुझे नहीं लगा कि यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। मैं ये जरूर कहूंगा कि स्थानीय स्तर पे इस मामले में कई कॉल्स आई हैं जिनमें सरकारी पक्ष में किसी स्थानीय साजिश की बात कही गई है। और जब मैं साजिश कहता हूं तो मेरा मतलब है कि कुछ लोगों ने कॉल करके ये आरोप लगाया है कि कुछ परिस्थितियों में लोगों को रिश्वत दी जा रही है। मैं किसी बात पर तभी विश्वास करता हूं जब तक मैं उसे खुद न देख लूं और उसकी पुष्टि न कर लूं। लेकिन इन कॉल्स में से कुछ ने हमें यूं कहें तो और भी गहरे सवालों की ओर ले जाया है, खासकर उन जांचों के संदर्भ में जो हमने की हैं। इससे मुझे इन स्थानीय साजिशों में गहराई से उतरने की इच्छा होती है जिनका जिक्र किया गया है। तो हमारी उम्मीद जाहिर यही है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां उन लोगों से बात करें ताकि हमें ये स्पष्ट समझ मिल सके कि वे जो जानकारी दे सकते हैं वो सही है या नहीं। आखिरकार क्या यह कोई बड़ी साजिश हो सकती है? शायद।
अगर फैक्ट्री रीसेट फोन और प्रिस्क्रिप्शन दवाएं संदिग्ध नहीं भी लगती, तो मेलिसा के अवशेषों की जगह ने साजिश की थियोरीज को और बढ़ा दिया। 28 मई को कार्सन नेशनल फॉरेस्ट के एक सुनसान हिस्से से गुजरते हुए एक हाइकर एक चौंकाने वाले दृश्य के सामने आता है। मैगैफी रिज इलाके के पास उस हाइकर को इंसानी अवशेष मिलते हैं और उनके पास ही एक हैंडगन पड़ी होती है। और भी हैरानी की बात यह है कि ये इलाका ज्यादा भीड़भाड़ वाला नहीं है। असल में ये पूरी तरह से आम रास्ते से हटकर है। जिस हाइकर ने उससे पाया, मैंने पूछा, क्या ये वही खास इलाका है? ये कोऑर्डिनेट्स, क्या ये इलाका घनी आबादी वाला है? नहीं, ये इलाका बहुत बहुत दूर दराज है। ये कहते हुए भी मुझे सिहरन हो रही है। बहुत सुनसान है, क्योंकि कार्सन नेशनल फॉरेस्ट लाखों एकड़ में फैला हुआ है। ये ऐसा है, मुझे लगता है मैंने देखा था, या जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो ये नेशनल फॉरेस्ट रोड आइलैंड राज्य से 2 या 3 गुना बड़ा है। और ये खास इलाका जहां वो मिली थी, वो बहुत दूर दराज है। चलिए इसे ऐसे ही कह देते हैं। आप इस इलाके तक हाईवे 518 के जरिए पहुंच सकते हैं, जहां मेलिसा को आखिरी बार चलते हुए देखा गया था। तो इस इलाके तक ऐसे पहुंचा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको काफी दूर जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी हाईवे के पास नहीं है, किसी भी तरह से नहीं। तो ये बहुत हैरान करने वाला है। और मेलिसा के अवशेषों का स्थान कोई सामान्य नेशनल फॉरेस्ट नहीं था। असल में वो फेडरल जमीन पर था। उसका शव मिलना और पता चलना कि वो कितनी दूर थी, वहां गए लोग भी यही कहते। वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन होता अगर आपके पास मदद न हो या पानी और खाना न हो, क्योंकि वहां की जमीन बहुत मुश्किल और दूर दराज है। और फिर उस इलाके का संघीय जमीन होना भी अपने आप में अनोखा है। 30 मई को न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस ने प्रेस रिलीज में बताया कि ऑफिस ऑफ द मेडिकल इन्वेस्टिगेटर OMI के समन्वय से लापता मेलिसा कैसिलियस की पहचान की गई है। मौत का कारण और तरीका अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। अवशेषों की आगे की मानव शास्त्रीय जांच OMI द्वारा की जाएगी, लेकिन यहीं पर चीजें एक और मोड़ लेती हैं। 1 जून को मेलिसा के परिवार ने बयान जारी किया। रियो चिकीटो में मिले अवशेष मेलिसा के ही हैं। अभी हम सिर्फ बता सकते हैं कि वो उसी इलाके में मिली थी जिसे पहले भी खोजा गया था। आगे और जानकारी आएगी। ये सब समझना बहुत मुश्किल है। हमारा दिल बहुत भारी है और हम पूरी तरह से न्याय के लिए जवाब तलाशना जारी रखने का इरादा रखते हैं। ये बड़ी खबर है। मेलिसा के अवशेष उसी इलाके में मिले जहां पहले तलाश हुई थी और उन्हें एक हाइकर ने पाया। इसी दौरान मेलिसा के परिवार ने डेविड एडम्स से मदद मांगी थी। मुझे मेलिसा के परिवार के मातृपक्ष यानी मेलिसा के माता पिता और उसकी बहन द्वारा नियुक्त किया गया था, और मैंने पहले भी कई हत्या के मामलों की जांच की है, खासकर उन मामलों की जिनमें आदिवासी महिलाएं लापता और हत्या की शिकार हुई हैं। मैं पहले संघीय अभियोजक था और अपने पिछले काम में खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर ध्यान देता था। मैं देश भर के सम्मेलनों में प्रस्तुतियां देता हूँ। एक बार एक जांचकर्ता ने मुझे वहां परिवार से मिलवाया। मैंने जल्दी समझ लिया कि जांच में देखी चीजों के आधार पर मैं इसमें निगरानी में मदद कर सकता हूं और सही कदम उठाने के लिए गति ला सकता हूं, क्योंकि ये अभी भी सक्रिय जांच थी। जून में निजी जांचकर्ता फिर से कार्सन नेशनल फॉरेस्ट के उसी इलाके में गए जहां मेलिसा के अवशेष मिले थे और उन्होंने अप्रत्याशित चीज खोजी। हाँ, हुआ ये कि जब मेलिसा मिली थी तो कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने परिवार से संपर्क किया और उन्हें उस जगह के निर्देशांक दिए जहां वो मिली थी। साथ ही ये भी बताया कि अपराध स्थल अब खुला और छोड़ दिया गया है और अब वहां और कुछ किए जाने की जरूरत नहीं है। परिवार फोर कॉर्नर्स सर्च एंड रेस्क्यू टीम के साथ उस इलाके में गया कि देख सकें वो आखिरी बार कहाँ थी, बिना उम्मीद के वहां कुछ मिलेगा। मुझे लगता है जब उन्होंने वहां ढूंढना शुरू किया तो मिली चीजें देखकर सब हैरान रह गए। इनमें हड्डियां भी थीं। बिल्कुल, एक कुत्ते ने कम से कम ये संकेत दिया था कि ये इंसानी हड्डियां हो सकती हैं। कुत्ते की ट्रेनिंग के आधार पर अंतिम निर्णय मानव विज्ञानी लेंगे। और खुद वो कागज, कुछ चीजें जिन्हें हमने संभावित जैविक सामग्री के रूप में पहचाना, जमीन में खून, उसके कपड़े, आप जानते हैं, जो शायद फटे हुए भी थे। कपड़ों के कुछ हिस्सों में भी खून होने की संभावना दिख रही थी। वहां एक जूते का फीता था, वहां एक रैपर भी है, और इसलिए हर एक चीज जिस पर किसी भी तरह का DNA विश्लेषण किया जा सके
और जिसे किसी व्यक्ति या चीज से जोड़ा जा सके, मेरे हिसाब से ऐसे मामलों में ये बहुत बहुत जरूरी है, जब और कोई सबूत नहीं होता। वो अपराध स्थल बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, ये काफी चिंताजनक है कि ये सबूत न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस द्वारा बरामद नहीं किया गया, खासकर क्योंकि वहां और भी हड्डियां मिली थी। मेरा मतलब है वहां कुत्ते भी थे। मुझे एक परिवार के सदस्य ने बताया था कि वे हड्डियों को ऐसे सूंघ रहे थे जैसे वे इंसानी अवशेष हों। तो ये भी है, वहां कपड़े भी थे। वे इन कपड़ों की जांच करेंगे जिन पर खून था। शायद मैंने ये बात अपनी कहानी में नहीं डाली थी। मुझे लगता है कि ये यहाँ एक नई जानकारी है, क्योंकि मैंने बाद में एक परिवार के सदस्य से बात की थी और हाँ, कपड़ों पर खून था और इसके अलावा पास में फटे हुए कागज के टुकड़े भी थे। और मेलिसा की बहन, वे लोग उस लिखावट की तुलना घर पर मौजूद मेलिसा की लिखावट के नमूनों से कर रहे थे। मुझे लगता है उसकी भतीजी ने बताया था कि मेलिसा ने उसे कुछ कार्ड्स लिखे थे और सब कह रहे थे कि ये मेलिसा की लिखावट है। तो सर्च टीम जाहिर तौर पे बहुत प्रोफेशनल है। उन्होंने उस सबूत को वैसे ही पैक किया जैसा उन्हें करना चाहिए था और फिर उस वकील को सौंप दिया जिसने उसे न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस को दे दिया। तो बताया गया है, या यूं कहूं कि शायद पुलिस अब इस सबूत को जांच में शामिल कर ओएमआई के साथ मिलकर मौत के कारण और तरीके का पता लगा रही है, क्योंकि मेरा मतलब है हम दोनों जानते हैं कि इसे शामिल किया जाना चाहिए। मौके पर जांचकर्ताओं को जो चीजें मिली उनमें उन्हें अतिरिक्त हड्डियों के टुकड़े, कई बालों की लटें, कुछ कपड़े और रहस्यमय तरीके से फटे हुए कागज के टुकड़े मिले। मैं उत्सुक हूं देखने के लिए कि फोरेंसिक मानव विज्ञानी और ओएमआई की खोजें कैसे मदद करेंगी। लेकिन सिर्फ यही बात कि उसके आसपास कागज मिला था जो या तो फाड़ा गया था, काटा गया था या टुकड़ों में था, जो भी मामला हो सकता है, और उसके लापता होने के 11 महीने बाद भी ये उतना ही साफ था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस इलाके में इतनी ज्यादा बारिश और बर्फबारी होती है, ऐसा लगता है कि इतने लंबे समय बाद भी कागज पर लिखावट इतनी साफ दिखे, ये बहुत ही असंभव है। मैंने यहाँ कई सवाल पूछे हैं, जैसे मेरे कैशिस परिवार की लॉ फर्म, यानी जिस लॉ फर्म का वे इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे फॉलो अप किया। मुझे लगता है वो पार्नेल एंड एडम्स है। मैं जवाब का इंतजार कर रही हूँ ताकि जान सकूं कि ये पेड़ और उन निर्देशांकों से कितनी दूरी पर था, यानी जहां वो मिली थी। क्या हम गज या फीट की दूरी की बात कर रहे हैं? हम किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है, आप जानते हैं, मैं जानना चाहती हूँ, क्या कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे? बस मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं कि ये सब कैसे, आप जानती हैं, ये सब कैसे मिला। और हाँ, मैं कपड़ों पर खून देखना चाहती हूँ। मैं इसे अपने दोस्त जो स्कॉट मॉर्गन को देना चाहती हूँ, जो शायद, आप जानती हैं, किसी संभावित पैटर्न का पता लगा सकते हैं। लेकिन मुझे अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। बस ये जानना, आप जानती हैं कि अपराध स्थल बंद होने के 1 हफ्ते बाद और उस इलाके की पूरी तरह से तलाशी लेने के बाद भी जो अतिरिक्त सबूत मिले, वो कैसे मिले? निश्चित रूप से इससे और भी ज्यादा संदेह पैदा होते हैं। एक चीज जो मैंने कम से कम पहचानी है, लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता क्योंकि मैंने उसका परीक्षण नहीं किया है, लेकिन आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि वहां पर किसी तरह का तंबाकू की थैली उदाहरण के लिए छोड़ा गया था। विभिन्न प्रकार के बाल, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन निश्चित रूप से अलग अलग प्रकार के बाल लगते हैं और कुछ स्थितियों में तो जानवरों के बाल भी लगते हैं। इसलिए अपराध स्थल पर मिला हर छोटा सुराग बहुत मददगार होता है और वही बाद में किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान का अहम सबूत बन सकता है जो वहां मौजूद रहा हो। इसलिए उसका फोरेंसिक विश्लेषण कराना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे मुमकिन है कि मेहनती जांचकर्ताओं ने पहली बार में ही ये सारे सबूत मिस कर दिए? तो मैंने सोमवार को न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस से संपर्क किया और आप जानती हैं, इससे पहले मैं उनकी प्रतिक्रिया समय से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी। वे मुझसे बातचीत कर रहे थे। वे कह रही थी, आप जानती हैं, मैं पीआईओ से बात कर रही थी और वो कह रही थी, मैं आपके ये सारे जवाब ला रही हूँ। ये बात 1 हफ्ता पहले की है, जब मैंने पहली बार बताया कि उसकी खोपड़ी में कोई प्रोजेक्टाइल नहीं है। मैंने सब जानकारी देखी और सोचा, मुझे जानना है उन्होंने ये कैसे मिस किया। लेकिन जैसा आपने कहा, मेरा मतलब है शायद उन्हें लगा कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या। आप जानती हैं, शायद वे थे। और फिर से, ये सिर्फ अनुमान है। मुझे नहीं लगता कानून प्रवर्तन एजेंसियां ऐसे काम करती हैं, लेकिन शायद उन्होंने सीन देखकर कहा, आत्महत्या, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरा मतलब है ना? खासकर जब आपके पास बहुत लंबे समय तक ये कहानी थी कि मेलिसा कथित तौर पर खुद ही चली गई थी।
मुझे लगता है इन सब ने पुलिस को बता दिया कि जांच की जरूरत नहीं है। ये सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लागू होती है। आप जानते हैं, दुर्भाग्य से महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सही तरीके से जांच और अभियोजन न करने का एक लंबा इतिहास रहा है। आप जानते हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा अधिनियम में अधिकांश इतिहास दर्ज है, जिसमें असमान हिंसा दरें और ये तथ्य शामिल हैं कि हर 3 में से एक महिला कहती है कि उसके साथ जीवन में कभी न कभी दुर्व्यवहार हुआ है। और फिर आपको इसके कम रिपोर्ट किए जाने वाले पक्ष के बारे में भी सोचना होगा। इन बातों से स्पष्ट है कि इन मामलों की जांच में हमें ज्यादा सतर्क और ट्रॉमा के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। और मेरे अनुभव में जब कोई व्यक्ति शुरू में उन शुरुआती जांचों को वैसे नहीं करता जैसा उसे करना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से परिणाम नहीं देख पाएंगे। जब बात हमारे समुदायों से लापता और मारे गए लोगों की जांच की आती है, तो बेहतरीन जांच भी तभी हो सकती है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत बस इतनी है कि मुझे सच में लगता है कि जांच जिस तरह से की गई, उसमें सहानुभूति की कमी थी। मुझे लगता है यही बात पूरी जांच में दिखती है। मेरे पास ऐसे लोगों के फ़ोन आए हैं जिन्होंने कहा कि उन्होंने सूचना हेल्पलाइन पर संदेश छोड़ा और उम्मीद थी कि उन्हें कॉल मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि ये कोई पक्के सबूत वाली जानकारी हो, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी जानकारी है जो एक ऐसे मामले की पूरी जांच करने में काफ़ी अहम हो सकती है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थीं। जब उस लापता व्यक्ति की बात आई जो कुछ संघीय प्रयोगशालाओं में काम करता था, और इसलिए निश्चित रूप से ये उम्मीद की जाती है कि जब बात अपराध से जुड़ी हो, तो इसे कहीं ज़्यादा गहराई और विशेषज्ञता के साथ किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आप जानते हैं, इस तथ्य को देखते हुए कि वह ऐसे क्षेत्र में काम कर रही थी, जो कई अलग-अलग मौकों पर राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र रहा है, आप निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना चाहेंगे। और सच कहूँ तो इस तथ्य को देखते हुए कि वह संघीय ज़मीन पर मिली थी और उसकी वो नौकरी थी, आप जानते हैं, मैंने तो यही सोचा और उम्मीद की थी कि कम से कम शुरुआती जांच में एफबीआई शामिल होती। और मेरी समझ के अनुसार वे उस जगह नहीं गए जहां वो मिली थी और इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता कि ये सब देखकर वे ज्यादा शामिल होते। इन नए सबूतों के अलावा बताया गया कि पहले पहुंचने वालों से अपराध स्थल दूषित हो गया था। वहां संतरे का छिलका था, जो शुरू से ही चेतावनी का संकेत था। बाद में पता चला कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने बताया वो छिलका उनकी टीम के सदस्य से ही आया था। एक पूर्व अभियोजक होने के नाते और कई अलग-अलग अपराध स्थलों की जांच करने के बाद, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी अपराध स्थल पर कोई भी चीज पास में छूट जाए या किसी भी तरह का संदूषण हो। आप भी ऐसा ही चाहेंगे, मेरा मतलब है। मेरी उम्मीद और अपेक्षा, जैसी आम जनता की भी होनी चाहिए, यही है कि वहां कानून प्रवर्तन द्वारा कोई भी मलबा या चीज पीछे न छोड़ी गई हो, ताकि कोई समस्या न हो। कम से कम हम कह सकते हैं कि कानून प्रवर्तन कहेगा, संतरे का छिलका उनका है। अच्छी खबर यह है कि ये सारी नई जानकारी कानून प्रवर्तन को दे दी गई है और मेलिसा की मौत की जांच अभी भी खुली और जारी है। शुरुआत में कानून प्रवर्तन ने कहा कि ये चौंकाने वाला है, क्योंकि हमें लगता है कि मिस मेलिसा के 95% अवशेष हमारे पास है, और वहां कुछ भी मिलना हैरानी की बात थी, क्योंकि मेरी समझ में कम से कम 7 लोग कानून प्रवर्तन टीम से इस अपराध स्थल की जांच कर चुके थे, जिसकी पुष्टि मुझे लगता है कि वे सभी करेंगे। वहां पहुंचने तक वे सभी बहुत थक चुके थे और पूरी तरह से थकावट महसूस कर रहे थे, सिर्फ वहां की असली जमीन और रास्ते की वजह से। लेकिन यह निश्चित रूप से चिंता की बात है कि वे वहां मिली सारी चीजों को लेकर थोड़े लापरवाह थे, जैसे कि वह कोई खास बात नहीं थी। और मैंने ऐसे मामलों की समीक्षा की है जहां परिवारों को उस मौके से वंचित कर दिया गया कि वे अपराध स्थल पर मिली चीजों का सही फॉरेंसिक विश्लेषण कर सकें। आप जानते हैं, और इससे निश्चित रूप से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां आपको न्याय या जवाबदेही नहीं मिलती। आप बस कोई भी गलती देखना नहीं चाहेंगे, और इसलिए आप जानते हैं, जैसा कि मैं समझता हूं, विश्लेषण इस तरह होना चाहिए कि उन बरामद चीजों में से कुछ ऑफिस ऑफ द मेडिकल इन्वेस्टिगेटर को दिए जाएंगे, और उन बरामद चीजों में से कुछ कानून प्रवर्तन के पास रहेंगी ताकि वे अपनी ओर से एक और विश्लेषण कर सकें, लेकिन ज्यादातर चीजें ओएमआई को भेजी गईं। असल में मैंने ओएमआई के वकील से संपर्क किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह चीज मिली है और वे इसे भी सबूत के तौर पर लेने वाले हैं, और ऐसा हुआ भी। वे आए और उन्होंने सारे सबूत इकट्ठा किए और ऑफिस में उन सबूतों की तस्वीरें भी ली। मैंने खुद ओमाई से इसकी पुष्टि नहीं की थी, लेकिन कानून फर्म के अनुसार उनका मानना है कि ये सब कुछ आप जानती हैं
उसी सबूत भंडारण में जा रहा है जहां बंदूक, उसकी हड्डियां वगैरह जांच के लिए रखी गई हैं। मुझे लगता है कि फोरेंसिक विश्लेषण से पता चलेगा कि वो आग्नेयास्त्र लंबे समय तक बाहर था या नहीं। अगर वो आग्नेयास्त्र उन परिस्थितियों में देर तक बाहर रहा, तो उस पर घिसावट या जंग लग सकती है। रक्त की भी जांच करनी होगी। ये फिर उन्हीं रिपोर्ट्स की ओर इशारा करता है जिनका हमने पहले जिक्र किया था। मेलिसा और उनके पति अक्सर शिकार पर जाते थे। लॉरेन के अनुसार मार्क के शिकार वाले जूते एक नया सबूत हो सकते हैं। और मैंने अभी पुलिस रिपोर्ट देखनी शुरू की है और मैं देख रही हूँ कि आप जानते हैं पुलिस ने उनके कैमोफ्लाज जूते जब्त किए थे जिन पर खून लगा था, लेकिन वे शिकारी हैं। ये एक शिकार करने वाला परिवार है, तो ये आप जानते हैं हमें इस खून की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है, लेकिन मैं दाव लगा सकती हूँ कि शायद ये जानवर का खून है। लेकिन आप कभी नहीं जानते, आप कभी नहीं जानते। लेकिन अब टाइमलाइन का सवाल है। हम अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेलिसा की मौत के कारण और तरीके का इंतजार कर रहे हैं। क्या पता है कि ये जानकारी कब जारी होगी? और यही एक बात मैंने लॉ फर्म से पूछी थी। मैंने बस इतना ही कहा, क्या आपके पास ओएमआई रिपोर्ट के नतीजों के बारे में कोई टाइमलाइन है? और उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप जानती हैं उन्होंने ये खास तौर पर नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि इसमें ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि उन्होंने पुलिस को नए सबूत दिए हैं जिन्हें जांच के दौरान ध्यान में रखना है। हमें समय की जानकारी नहीं है। पिछले अनुभवों के आधार पर हमें उम्मीद है कि अगले 30 दिनों में ओएमआई और कानून प्रवर्तन एजेंसियां से शुरुआती रिपोर्ट्स और निष्कर्ष मिलेंगे। मेलिसा के परिवार के नियुक्त निजी जासूसों के कारण ये नई जानकारी सामने आई है, जिसमें हाई प्रोफाइल जासूसों से जुड़ा ड्रामा भी शामिल है। 16 जून को 8वें जिला अदालत के एक जज ने मार्क कैसियास को निजी जासूस थॉमस मैकनाली के खिलाफ एक अस्थायी प्रतिबंध आदेश जारी किया। स्थानीय समाचार स्रोत टाउस न्यूज के अनुसार मार्क ने आरोप लगाया कि मैकनाली इस साल अप्रैल से उन पर और उनके परिवार पर सार्वजनिक उत्पीड़न, बदनामी और आपराधिक धमकियों के बढ़ते अभियान के जरिए निशाना साध रहे हैं। पिछले महीने की एक सुनवाई के दौरान मार्क ने जज से कहा, उद्धरण, माय लॉर्ड, आपको अंदाजा देने के लिए बता रहा हूं, मैं अब सोशल मीडिया पर नहीं हूं। जो उत्पीड़न और बाकी सब कुछ हुआ वो सब बहुत ज्यादा था। तो जो भी चीजें आ रही हैं मुझे उनके स्क्रीनशॉट्स भेजे जा रहे हैं, लेकिन हमें हर दिन स्क्रीनशॉट्स मिल रहे हैं। टाउस न्यूज के अनुसार मैकनाली ने सोशल मीडिया और मैसेज में मार्क को परेशान कर कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। मैकनाली ने कथित तौर पर मार्क के काम पर भी संपर्क किया, उसके वित्तीय रिकॉर्ड प्रकाशित किए और यहां तक कि जनता से यह भी आग्रह किया कि वे मार्क और सिएरा पर नजर रखें। इसके लिए अनट्रेसेबल सेलफोन का इस्तेमाल करें। मैकनाली ने एमरल्ड आई इन्वेस्टिगेशंस एंड कंसल्टिंग के सार्वजनिक फेसबुक पेज पर कथित तौर पर लिखा, कोई भी सुरक्षित नहीं मार्क, अपने पाप स्वीकारो। 16 जून को जज एमिलियो चावेज ने अस्थायी प्रतिबंध आदेश जारी किया और कहा, आरोपित व्यवहार वही एकल घटना नहीं है, बल्कि ये लगातार चलने वाले व्यवहार का हिस्सा है, जिसमें बार बार संवाद, सार्वजनिक आरोप, धमकियां, डराना धमकाना और मार्कस सियास और उनके परिवार की ओर अनचाहा संपर्क शामिल है। तो मार्कस सियास को न्यू मैक्सिको के जज द्वारा थॉमस मैकनाली के खिलाफ टीपीओ दिया गया। मुझे लगता है कि ये मुख्य रूप से ऑनलाइन उत्पीड़न था, जैसा कि मैंने देखा। इस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को मेलिसा के परिवार ने रखा था, उनकी माँ, उनकी बहन और उनकी भतीजी ने। अब वे साथ काम नहीं कर रहे हैं। असल में प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने तय किया कि वो उस समय जैसी जांच चल रही थी उसमें आगे नहीं बढ़ सकते थे। हाँ, वो मार्क कैसियस पर कई आरोप लगा रहा था और अपने फेसबुक पेज पर बहुत सी जानकारी साझा कर रहा था। मार्क कैसियस ने कहा कि वो उसे और पिछली शादी से हुई उसकी बेटियों को जान से मारने की धमकियां दे रहा था। जब मार्क ने उसे सीज एंड डिसीज भेजा था तो उसने जाहिर तौर पर, आप जानती हैं, ऑनलाइन जाकर चीजों को और ज्यादा बढ़ा दिया था। और फिर जब, आप जानती हैं, संभावित टीपीओ के बारे में ये वर्चुअल सुनवाई होनी थी तो मैकनाली वहां नहीं आया। अब वो कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे सही तरीके से नोटिस नहीं मिला या उसे कभी मिला ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जज ने ये देखा और उन्होंने कहा, आप जानती हैं क्या, मैं इसे कम से कम सितंबर तक के लिए मंजूरी देता हूँ। लेकिन आप जानती हैं, मैकनाली को इस केस के बारे में बात करने से पूरी तरह से रोका नहीं गया था। उसे बस मार्क पर उंगली उठाने से रोका गया था। लेकिन ये तो साफ है, मुझे नहीं लगता कि वो इस पर कोई और काम करेगा। मेलिसा की गुमशुदगी और मौत की जांच चल रही है। हमारे पास कई सवालों के जवाब बाकी हैं।
पर जो लोग इस मामले के सबसे करीब हैं, उनके लिए कुछ बातें अभी भी मेल नहीं खाती। ध्यान रखें, मेलिसा के अवशेष 28 तारीख को मिले थे। 30 तारीख तक दंत अभिलेखों के जरिए पुष्टि हो गई थी कि वो वही है। पहली तारीख को ही उसकी खोपड़ी का शुरुआती स्कैन कर देखा गया कि उसमें कोई प्रक्षेप्य नहीं थे। तो मेरा अनुमान था कि ये सोचकर कि वो खुद ही चली गई थी। वैसे मैं नहीं मानती कि उसने ऐसा किया। मैं नहीं मानती कि उसने ऐसा किया। मैं आपको बता दूं, और पास में बंदूक होने के कारण शायद उन्होंने कहा कि ये आत्महत्या जैसी लगती है। कई कारणों की वजह से मुझे नहीं लगता कि वो खुद ही चली गई थी। निश्चित रूप से मेरी नज़र से और जो कुछ भी मैंने देखा है, मुझे पूरा शक है कि इस मामले में कोई गड़बड़ी है। मुझे लगता है इस मामले की प्रकृति और मेलिसा के बारे में, विशेषकर जिस दिन वो गायब हुई, उससे 1 दिन पहले उसकी 20वीं सालगिरह थी। 3 दिन पहले उसकी बेटी का हाई स्कूल ग्रेजुएशन था और जैसा कि उसका परिवार और समुदाय उसे जानते थे, ये ऐसी चीज़ थी जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा कभी नहीं हो सकती थी, कि वो अचानक गायब हो जाए या आत्महत्या करने के बारे में सोचे। वो शुरुआती चेतावनी संकेत वाकई बहुत बड़े थे। कैसे उसका फ़ोन पीछे छोड़ दिया गया था और दोनों फ़ोनों से सारी जानकारी डिलीट कर दी गई थी, ये भी निश्चित रूप से संदिग्ध था। उसने जहाँ भी गई, दवाइयाँ या ऐसी कोई चीज़ साथ नहीं ली थी। ये सारी चेतावनियाँ शुरू से ही मौजूद थीं। संभावना है कि मेलिसा के खुदकुशी के लिए भागने के सिद्धांत में शुरू से ही जांचकर्ताओं के फैसले को प्रभावित किया। मुझे लगता है कि आत्महत्या की अटकलें लगाना ऐसी परिस्थितियों में आम बात है, जब ये पता लगाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया गया हो कि इसमें कोई आपराधिक संलिप्तता है या नहीं। और इसलिए मैं निश्चित रूप से कभी भी ये सलाह नहीं दूंगा किसी शव के ऐसे मिलने पर आत्महत्या को पहली संभावना माना जाए। मेरे लिए ये हैरानी की बात नहीं है क्योंकि मैंने सीटी स्कैन की रिपोर्ट नहीं देखी, सिर्फ अनुमान लगा सकता हूँ। मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन कुछ निष्कर्ष जारी हुए हैं जो दिखाते हैं कि सिर में गोली लगने का कोई संकेत नहीं है। और इसका मतलब मेरे लिए सिर्फ इतना है कि मौत का कोई और कारण है जिसकी उम्मीद हमें ओएमआई की रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। जब मैं इस पुलिस रिपोर्ट को पढ़ना शुरू करती हूँ, तो मुझे लगता है कि शुरुआत में थोड़ी और तत्परता हो सकती थी। अगर निकट परिवार के सदस्य जैसे मेलिसा के पति शायद अपनी पत्नी को ढूंढने पर थोड़ा और जोर देते। वो लापता है, ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है वो खुद ही कहीं चली गई है। मेरा मतलब है, और अगर आप ऐसा सोचते भी हैं तो भी ठीक है, आपके अपने कारण हो सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन अगर मैं कानून प्रवर्तन में होती तो मैं और गहराई से जांचना चाहती। मैं जानना चाहती कि क्यों। आप समझ रही हैं ना मेरा मतलब? मैं इस केस के हर पहलू को जानना चाहती। मैं सब कुछ खंगालना चाहती। परिवार के करीबी लोग कहते हैं कि दिन बीतने के साथ वे भावनाओं के तूफान से गुजर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब जब वो मिल गई हैं, तो वे लोग दुख का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसने उनकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली है कि शायद वो कहीं बाहर जिंदा होंगी और एक दिन घर लौट आएंगी। अब मुझे लगता है कि दुख ने जवाबदेही और न्याय का रूप ले लिया है, क्योंकि इस मामले में भी उन्हें कई संदिग्ध बातें नजर आ रही हैं। वे इस मामले की फॉरेंसिक जांच में किसी नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे सच में अपने घाव भरना शुरू कर सकें। ये जानते हुए कि अगर इसमें कोई शामिल है और ये हत्या का मामला है, तो उसे इस मामले में न्याय के कटघरे में लाया जाए। मुझे लगता है इससे उनके घाव भरने की यात्रा शुरू करने का रास्ता खुलेगा, वरना ये परिवार के लिए बेहद भावनात्मक रूप से थकाऊ समय रहा है। मुझे लगता है कि वे बस हर चीज को लेकर बहुत सावधान रहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे उलझन में हैं। और जैसा कि मैंने बताया, वे मेलिसा का इन सब के खिलाफ बचाव करने को लेकर बहुत निराश और दुखी रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से चली गई थी। ऐसे आरोपों के खिलाफ उन्हें मेलिसा का बचाव करना पड़ रहा है, क्योंकि वे उसके चरित्र को जानते हैं और जानते हैं कि वो ऐसा नहीं करती। मुझे लगता है कि उन्हें शोक का समय नहीं मिला। मैं कहूंगी कि मेलिसा के अवशेषों के पास एक हैंडगन मिली थी, जहां हर किसी का दिमाग, आप जानती हैं, जो शायद लॉस आलमोस कनेक्शन या किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता, वे सीधे यही मान लेते हैं कि ये आत्महत्या थी। और ये परिवार के लिए बहुत ही विनाशकारी है, क्योंकि वे जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वे जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वे जानते हैं कि इस कहानी में और भी बहुत कुछ है। तो मैं बस, आप जानती हैं, उनके लिए उम्मीद करती हूँ कि हमें कुछ जवाब मिल सके, ताकि वे, आप जानती हैं, सही तरीके से शोक मना सकें।
जांच जारी होने के कारण टिप लाइन अभी भी सक्रिय है और नए सुरागों का इंतजार कर रही है। उसके बाद जाहिर है एक टिप लाइन थी और समुदाय से बहुत सारी जानकारी भेजी जा रही थी और उसमें से बहुत कुछ देखने के लिए होता है। और निश्चित रूप से जब इस तरह का मामला होता है तो बहुत सारी साजिशी थ्योरीज सामने आती हैं और आपके पास ऐसी जानकारी भी हो सकती है जो बिल्कुल भी प्रासंगिक या मददगार नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोग आगे आए हैं जिन्होंने ऐसी जानकारी दी है जिससे ये संकेत मिलता है कि ये उसने नहीं किया था। और उन सभी लोगों से बात की जानी चाहिए और उनकी भी जांच की जानी चाहिए कि क्या उनकी कही गई बातों में से किसी भी बात का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत है या नहीं। मेरे दिमाग में आमतौर पर ऐसे मामलों के लिए एक चेकलिस्ट होती है और आपको उस चेकलिस्ट को बहुत बारीकी से देखना चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि आपने हर संभावित अनसुलझा पहलू या परिस्थिति जन्य सबूत को कवर किया है जो जांच में निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करे। और जितनी जानकारी मैंने देखी और सुनी है उसमें निश्चित रूप से कुछ लोग शामिल हैं जिनसे मैं बात करता और कुछ जवाब पाने की कोशिश करता। टिप लाइन पर कॉल करने वालों द्वारा सुझाई गई कुछ चीजों को समझाने के लिए मेलिसा कैसिलियास की गुमशुदगी या मौत की जानकारी हो तो न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस से संपर्क करें। कुछ लोगों के लिए जैसे लॉरेन कॉनलिन साफ है कि यहाँ कुछ और चल रहा है। अगर इसमें कोई और शामिल था और मुझे सच में ऐसा लगता है तो वे जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। आपको इस बारे में सोचना होगा। या फिर क्या उनका मेलिसा पर कोई कंट्रोल था? क्योंकि याद रखिए उसके पास 2 फोन थे, दोनों को फैक्ट्री रीसेट किया गया था। मुझे फिर से लगता है कि किसी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, किसी ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया या उसे ऐसा करने का निर्देश दिया। यहीं पर आज का स्कैंडल मेलिसा कैसिलियास की मौत और गुमशुदगी के रहस्य के साथ खत्म होता है। एक रहस्यमय और अनसुलझा मामला। अगर आपको ये पसंद आया और आप और देखना या मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सिएरा गिलेस्पी के नाम से खोजें। आज का स्कैंडल एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। जैसा कि हमेशा होता है, मैं आपकी होस्ट सिएरा गिलेस्पी हूँ और अगली बार आपसे फिर मिलूंगी।